फिर हमने कुछ जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ मेरा जो टैबलेट है वो कनेक्ट हो जाए, तो प्रॉब्लम कर रहा है कनेक्ट करने में। लास्ट टाइम जो वर्कशीट हम कर रहे थे वो कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने। लास्ट टाइम जो वर्कशीट कर रहे थे कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने। क्वेश्चन 10 का लास्ट पार्ट बचा था और पूरा क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बचा था। ठीक। ऑलराइट जी, तो लास्ट टाइम जो हम वर्कशीट कर रहे थे वो मैं देखता हूँ अभी। यस सी। ऑलराइट, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे नजर आ रहा होगा। हमने लास्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था कि ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया था। देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या था। इस क्वेश्चन में हुआ यह था कि एक पैराग्लाइडर था जिसका मास 95 किलोग्राम था और उसको एक वायर से अटैच किया हुआ था और वायर को बोर्ड से बांधा हुआ था हमने। ठीक है, वायर का जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ वो 25 डिग्री था और पी जो है वो मूव कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है पी मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में।
तो इसकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ये दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हमने इसका एक्सेलरेशन मालूम किया, फिर हमने इसका डिस्टेंस मालूम किया, फिर इसके बाद हमने इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम की। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ तक हम पहुंचे थे, ये हमें करना है। कहते हैं टेंशन इन द वायर एट टाइम t equals to 5.0 second is 280 न्यूटन। So calculate for the horizontal motion the vertical lift force F supporting P। कह रहे हैं कि 5 सेकंड पर जबकि आपका एक्सेलरेशन कितना है, 5 सेकंड पे जबकि आपका एक्सेलरेशन 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस वक्त इस वायर में जो टेंशन है, ठीक है, उस वक्त जो इस वायर में टेंशन है वो टेंशन कितनी है, इस वायर में जो टेंशन है वो आपको दी हुई है इसने, और टेंशन दी हुई है 280 न्यूटन। टेंशन कितनी दी हुई है, टेंशन से दी हुई है 280 न्यूटन की टेंशन दी हुई है इसने, ठीक है। अब टेंशन जो कि इसने 280 न्यूटन की दी हुई है, तो टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो ये बनेगा भाई, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, टी कॉस 25 डिग्री, और एक कंपोनेंट ये बनेगा टेंशन का, और ये क्या बनेगा, टी साइन 25 डिग्री, ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि वर्टिकल लिफ्ट फोर्स जो है वो कितनी होगी इसके ऊपर, वर्टिकल लिफ्ट फोर्स। अब देखें वर्टिकल लिफ्ट फोर्स का मतलब ये है कि जो पैराशूट है, ये पैराशूट जो है इसको पीछे की तरफ भी लेके जा रहा है और उसको ऊपर की तरफ भी लेके जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ जो इसको लेकर जा रहा है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको टी साइन 25 बैलेंस कर रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर ये टेंशन ना होती, अगर ये रोप ना होता तो बंदा ऊपर उड़ जाता हवा में। तो जो वर्टिकल इसको लिफ्ट मिल रही है वो टी साइन 25 के बराबर है। वर्टिकल जो इसको लिफ्ट मिल रही है वो किसके बराबर है, वो टी साइन 25 के बराबर है। तो वर्टिकल फोर्स जो यहाँ पर है वो बराबर है F इज इक्वल टू टी साइन 25 डिग्री, टी की वैल्यू 280 है, 280 मल्टीप्लाई बाय साइन 25 डिग्री, और उसका आंसर देखने क्या आ रहा है, 280 इंटू साइन 25 का आंसर मुझे बताएं जरा क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। हाँ, तो इसका आंसर बताएं, 118.3 न्यूटन, यानी ये हो जाएगा 1180 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 118 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 118 न्यूटन हो गया। शादी करें द फोर्स आर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन पी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस कितनी लग रही है। अब देखें ये जो टेंशन है ये इसको जो है वो पीछे की तरफ खींच रही है, ठीक है, और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल एयर रेजिस्टेंस है उसके एग्जैक्टली बराबर है, जो उसके एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। इसको देखिए मैं आपको जरा डायग्राम में तमीज से बना के समझाता हूँ इस चीज को, इतनी आराम से समझ नहीं आएगी। देखें ये बंदा है, ठीक है, अब इस बंदे ने पैराशूट पहना हुआ है, ये पैराशूट है, पैराशूट इसको ऊपर उठा रहा है, हवा चल रही है ना, तो पैराशूट इसको ऊपर उठा रहा है। इसके अलावा ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इस वजह से इस पर एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है। तो ये जो है बैकवर्ड जो है वो क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई एयर रेजिस्टेंस, और अपवर्ड क्या हो गई, अपवर्ड हो गई एयर लिफ्ट, यानी कि इसको जो ऊपर की तरफ पैराशूट जो उसको ऊपर उठा रहा है, ये दो फोर्सेज हो गई। अब यहाँ से रस्सी बांध के इसको खींच रहे हैं, बोट जो है वो रस्सी बांध के इसको खींच रही है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है, 25 डिग्री का एंगल है। तो ये जो बोट इसको खींच रही है ना, बोट की जो टेंशन है वो क्या है, वो टी है, जो कि 280 न्यूटन के बराबर है। अब जो ये टेंशन है इसका एक हिस्सा तो इस तरफ है जो कि इस एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस कर रहा है, ताकि ये जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस लग रही है, और एक हिस्सा इसका कंपोनेंट ये है जो कि इसको इस तरफ जो है वो क्या कहते हैं नीचे की तरफ खींच रहा है। अब देखिए ये बंदा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये बंदा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टी का ये वाला कॉम्पोनेंट है, टी साइन
टी साइन 20 वाला जो इसका कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये जो टी साइन थीटा वाला इसका कंपोनेंट है, ये किसके बराबर हो गया? तो सिंपली एयर लिफ्ट के बराबर हो गया, क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि ना ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या होंगी? अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होंगी। इसने एयर लिफ्ट को हमने टी साइन थीटा के, ये हमने पिछले पार्ट में किया, हमने टी साइन थीटा को जो है वर्टिकल लिफ्ट फोर्स एफ के बराबर ले लिया। ठीक है, बराबर ले लिया, इस वजह से इसका आंसर जो है वो आपका जो है वो 118 आ गया। ठीक, अब इसमें एक इशू और हमने गलती कर दी इसमें, जो मुझे सॉल्व करते हुए समझ में आई। गलती हमने कर दी कि जो एयर लिफ्ट है, ये जो वर्टिकल एयर लिफ्ट है, ना सिर्फ ये इस टी साइन थीटा को बैलेंस कर रही है, बल्कि इस बंदे का वेट को भी तो बैलेंस कर रही है। जो इस बंदे का वेट है उसको भी तो बैलेंस कर रही है ना एयर लिफ्ट। तो ये जो एयर लिफ्ट होगी टी साइन 25 और प्लस वेट की भी तो बराबर होगी, इस बंदे का वेट भी तो बैलेंस कर रही है ये। तो इस बंदे का वेट कितना होगा? 95 इंटू 9.8। तो ये 118 में जरा ऐड कर दें आप, 95 इंटू 9.8। ये करेक्ट करके बताएं मुझे। 118 तो सिर्फ टेंशन है ना, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका वेट को तो बैलेंस कर रही है ना वर्टिकल फोर्स। तो 95 इसका मास था और 9.8 जी की वैल्यू है, तो 118 प्लस 95 इंटू 9.8 को ऐड करके बताएं टोटल कितना आ रहा है। वन जीरो फाइव जीरो आंसर आ रहा है इसका। देख लें यार, 1050 ही आ रहा है। ऑल राइट, दैट इज 1050। 1050 न्यूटन हो गया आंसर इसका। उसके बाद ये कह रहा है कि the force F due to air resistance acting on P in the horizontal direction, horizontal direction में जो air resistance लग रही है ना R, ये कितनी लग रही है? देखें, horizontal direction में constant speed से move नहीं कर रहा, और चूंकि constant speed से move नहीं कर रहा, ये acceleration के साथ move कर रहा है। ये जो मैं acceleration निकाला था ना 1.4, ये इसका इस direction में acceleration है। तो अगर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो फॉरवर्ड फोर्स है वो ज्यादा है, और जो बैकवर्ड फोर्स है वो क्या है? वो कम है। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉरवर्ड फोर्स है वो क्या चीज है? यहाँ पे जो फॉरवर्ड फोर्स है वो आपका जो है टी का ये वाला कॉम्पोनेंट है, टी कॉस थीटा, और बैकवर्ड फोर्स क्या है? एयर रेजिस्टेंस। तो आपका टी कॉस थीटा माइनस एयर रेजिस्टेंस बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, टी का मतलब है 280 इंटू कॉस 25 डिग्री माइनस एयर रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है, और रिजल्टेंट फोर्स कैसे आती है? एम ए से आती है। तो 280 इंटू कॉस 25 डिग्री माइनस आर इज इक्वल टू, इसका मास है 95 और एक्सीलरेशन इसका है 1.4। इसको सॉल्व कर ले तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो आर की वैल्यू आ जाएगी। बताएं आर की वैल्यू क्या आ रही है? चलो मैं दोबारा बताता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ से बताता हूँ आप लोगों को। देखिए बेचारा शरीफ आदमी जो है ना, ये पैराग्लाइडर पे जो बंदा है ना, इस पे जरा गौर करें। पहले बताएं, ये बंदा ऊपर या नीचे की तरफ कहीं मूव कर रहा है? पहले ये बताएं, ये बंदा ऊपर या नीचे की तरफ कहीं मूव कर रहा है? माइक अनम्यूट करके बताएं। ये बंदा ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ये बंदा सिर्फ कैसे मूव कर रहा है? ये बंदा सिर्फ आगे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में बस। ठीक है, ये बंदा सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किस तरह पता चला? ये हमने यहाँ पे मालूम किया था इस पार्ट में, कल हमने इसको प्रूफ किया था
इसका आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ऑलराइट। अब इस बंदे पे अगर हम गौर करें, इस बंदे पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो इस बंदे पे एक तो फोर्स लग रहा है इसका वेट, एक तो इस बंदे पे फोर्स लग रही है इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एक जो पैराशूट इसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है, पैराशूट जो उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल लिफ्ट। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर बैक साइड पर लग रही है एयर रेजिस्टेंस, और इस एयर रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर। वर्टिकल लिफ्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एफ। और एक फोर्स उस पर लग रही है वो है टेंशन। ये जो आपका ये है ना टेंशन, ये जो उसको बोट अपनी तरफ खींच रही है, बेसिकली ये फोर्स, बोट जो उसको अपनी तरफ खींच रही है ना, ये फोर्स, इसको हम बोल रहे हैं टी। ठीक है, अब इसमें तो वर्टिकल लिफ्ट जो है वो अपवर्ड है, वेट जो है डाउनवर्ड है, एयर रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड पर है। मसला सिर्फ किसका है, टेंशन का। टेंशन के कंपोनेंट बनेंगे, लेकिन टेंशन का एक कंपोनेंट ये बना, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस 20, और टेंशन का एक कंपोनेंट ये बनेगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन 20। तो कंपोनेंट बन गए। ठीक है, अब आप देखें गौर से, ये ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी इक्विलिब्रियम के हिसाब से। सही कह रहा हूँ ना, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी। अपवर्ड फोर्स है वर्टिकल लिफ्ट, और डाउनवर्ड फोर्सेस दो हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस दो हैं, एक इसका वेट है और एक टी साइन 20 है, और अपवर्ड फोर्स वर्टिकल लिफ्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल लिफ्ट होगी, जो वर्टिकल लिफ्ट होगी वो किसके बराबर होगी, तो आपकी वर्टिकल लिफ्ट एफ होगी, तो आपकी वर्टिकल लिफ्ट एफ होगी वो दो चीजों के सम के बराबर होगी। आपकी जो वर्टिकल लिफ्ट एफ है वो बराबर होगी किसके, एक तो इसके वेट के बराबर होगी, और प्लस टी साइन 20 जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसके बराबर। तो वर्टिकल लिफ्ट आपकी बराबर हुई वेट, वेट कितना होगा, इसका मास है 95 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी किया, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो गया। टी की वैल्यू इसने दी हुई है, टी की वैल्यू इसने दी हुई है, टेंशन की वैल्यू इसने दी हुई है 280, तो 280 इंटू साइन 20 डिग्री होगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एफ का आंसर आ जाएगा 1050। ठीक है, तो एफ का आंसर हो जाएगा 1050 न्यूटन। समझ में आ गई बात। अब आ जाए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे। हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं, टी कॉस 20 एंड बैकवर्ड आर लग रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो जवाब ये है कि हॉरिजॉन्टली ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टली ये एक्सीलरेट कर रहा है, और जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है वो 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मोरिस 25 नहीं होगा ना, वो 25 क्यों होगा, अच्छा एंगल 25 कह रहे हो, अच्छा सही है, सॉरी एंगल 25। एंगल 25 है, मैं 20 समझ रहा था। ऑलराइट, एंगल 25 है। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टली जो है ये एक्सीलरेट कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली ये इस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। तो जब कोई चीज एक्सीलरेट करती है तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करती है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है, यानी उस तरफ की फोर्स ज्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर टी कॉस 25 डिग्री जो है वो आर से यानी कि रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, क्योंकि आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है ये। और अगर आप टी कॉस 25 डिग्री में से माइनस कर दें आर को, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ऐसी तो निकाली जाती है ना, तो लिहाजा अगर इस चीज को हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, इस चीज को अगर हम यहाँ पर लिखें,
चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, देखो आपको जो t cos 25 जो है वो ज़्यादा है और ये रेजिस्टेंस कम है, और दोनों का डिफरेंस जो है किसके बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस जो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है। तो t का मतलब है 280 इंटू cos 25 के बराबर है माइनस ए रेजिस्टेंस बराबर रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, एम ए होती है। तो आपका 280 इंटू cos 25 डिग्री माइनस आर बराबर होगा, मास कितना है इसका 95, एक्सलेशन है 1.4। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 280 मल्टीप्लाई बाय cos 25 डिग्री में से माइनस करेंगे 95 इंटू 1.4 को, तो आपकी रेजिस्टेंस आर आ जाएगी। और बकौल मरियम के आंसर क्या आया था, ये बकौल मुहरिस मरियम ने बताया इसका आंसर 253 आ रहा है, 120 आ रहा है, 120.7 आ रहा है। ऑलराइट भाई, आ रहा है 120.7, यानी कि 121 भी लिख सकते हैं, 120 भी लिख सकते हैं, दो ऐसे। ठीक है भाई, तो आपका आंसर 120 न्यूटन या 120 न्यूटन हो जाएगा। अब समझ में बात आ गई सबके, आगे अब समझ में आ गई बात, तफसील से बता दिया मैंने आपको। अलीशबा बात समझ में आ गई बेटा? अभी बात सबकी समझ में आ गई है बात? ऑलराइट, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई सबके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं उसकी। मोमेंट ऑफ अ फोर्स जो है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। बातें करते हैं ना, सब आवाजें होती हैं, सर्दियों का मौसम है, बच्चे बंद होते हैं, क्लास में डिस्टर्ब होते हैं, बातें ना किया जाए। जी भाई, तो कहता है डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the pivot to the line of action of force। ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या है, मोमेंट का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पार्ट बी में कह रहा है थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ओ बाय अ पिन। द डिस्क इज सपोर्टेड सो दैट इट इज वर्टिकल। Three forces act in the plane of the disk as shown in figure 2.1. Two horizontal and opposite forces, each of magnitude 1.2 Newton, act at point A and B on the edge of the disk. A force of 6 Newton at an angle theta below the horizontal acts on the midpoint C of a radial line of the disk as shown in figure 2.1. The disk has negligible weight and is in equilibrium. State an expression in terms of R for the torque of the couple due to forces at A and B acting on the disk। मतलब क्या है भाई इसका, मतलब ये है, ये डिस्क है, इसको हमने पॉइंट ऊपर हिंज किया, मतलब पॉइंट ओ का अपना पिवट समझ लिया। अब यहाँ पर एक फोर्स ए पे लग रही है, फोर्स बी पे लग रही है। अब सबसे पहले आप गौर से देखें कि जो फोर्सेस ए और बी पे लग रही हैं, ए और बी की जो फोर्सेस हैं, यानी कि 1.2 न्यूटन और ये 1.2 न्यूटन, ये दोनों फोर्सेस मिलकर कपल बना रही हैं, नहीं बना रही? हाँ भाई, ये दोनों फोर्सेस कपल बना रही हैं, नहीं बना रही हैं? बना रही हैं। अब जब ये दोनों कपल बनाएंगी तो इनका टॉर्क कैसे निकलेगा?
टॉर्क कैसे निकलेगा कि टॉर्क जो होता है वो बराबर होता है दोनों में से कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई हुआ दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है भाई, और डिस्टेंस माशाल्लाह से कितना है r प्लस r। तो लिहाजा यहाँ पर ए और बी का जो कपल है उसका टॉर्क क्या बनेगा, उसका जो टॉर्क बनेगा वो ये बनेगा कि टॉर्क यहाँ पर बराबर होगा F इंटू 2r के। सिंपली इसको आप 2FR भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क यहाँ पे बराबर होगा किसके, F इंटू 2R के, यानी कि टॉर्क को आप 2FR भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब चूंकि F की वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है और F की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2 दी हुई है, तो 2 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा 2.4R। टॉर्क यहाँ पर हो जाएगा 2.4R हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना भाई? तो आपका जो टॉर्क हो जाएगा वो 2.4R हो जाएगा। कह रहे फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द पिन इज नेग्लिजिबल, सो डिटरमिन द एंगल थीटा। एंगल थीटा बताएं कितना होगा। देखिए एंगल थीटा तो हम बताते हैं, लेकिन जो ये फोर्स है 6 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट बनने चाहिए। एक कंपोनेंट तो उसका ये वर्टिकली बनना चाहिए, एक कंपोनेंट इसको वर्टिकली यूं बनना चाहिए और एक कंपोनेंट इसका यूं हॉरिजॉन्टली बनना चाहिए। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका इस तरह से हॉरिजॉन्टली बनना चाहिए, इस तरह लाइक दिस। ठीक है, चलो जो कंपोनेंट इसका बनेगा वो होगा 6 cos थीटा और ये जिसका कंपोनेंट होगा ये होगा 6 sin थीटा। ठीक है, इसमें जो 6 cos थीटा है ये पिवट से गुजर रहा है। 6 cos थीटा जो कहाँ से गुजर रहा है, पिवट से गुजर रहा है। तो लिहाजा 6 cos थीटा का यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा बिकॉज ये पिवट से गुजर रहा है। अलबत्ता 6 sin थीटा का जो है वो मूवमेंट होगा, और ये अगर पिवट है तो ये मूवमेंट कैसा होगा, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सुबह कितना है r/2 है। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या होगा, तो अगर ये बैलेंस्ड है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये बैलेंस्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जिस कपल की हम बात कर रहे थे 1.2 न्यूटन का जो कपल था, ये कपल जो है कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। और 6 sin थीटा जो कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 6 sin थीटा का जो मूवमेंट है 6 sin थीटा मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस कितना है r/2, ये बराबर होगा आपके कपल का जो टॉर्क था कितना था 2.4R था। तो r से r को कैंसिल कर दें, तो 2 से 6 को कैंसिल कर दें, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 3 के यानी कि 0.8 के। थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन इनवर्स 0.8 के। तो देखें साइन इनवर्स 0.8 कितना आता है, (53 डिग्री। तो हो गया 53.1 डिग्री, यानी कि राउंड ऑफ करके इसको आप 53 डिग्री लिखेंगे। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 53 डिग्री आ जाएगी भाई। फिर करेंगे स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क, कि डिस्क पे फोर्स कितनी लग रही है ये मालूम करें आप। पिन पे कितनी फोर्स लग रही है ये मालूम करना है आपको। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि जब जो है आप रिजल्टेंट कोई चीज बैलेंस्ड होती है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रही होती है। ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स 0 लगने का मतलब है कि हर फोर्स को उसकी ऑपोजिट फोर्स बैलेंस करेगी। मिसाल के तौर पे 1.2 की फोर्स राइट साइड पर है तो 1.2 की फोर्स लेफ्ट साइड पर भी है, ये दोनों बैलेंस हो गई। अब रह गई 6 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, तो 6 न्यूटन की फोर्स इस तरफ होगी तो 6 न्यूटन की फोर्स इस तरफ भी होनी चाहिए इसके ऑपोजिट, ताकि इसको बैलेंस कर सके। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है पिन पे वो
इस डायरेक्शन में लग रही होगी और इतनी लग रही होगी 6 न्यूटन, ताकि इस 6 न्यूटन को बैलेंस किया जा सके। दोबारा से देखें, ये आपके डिस्क है माशाल्लाह से, ये डिस्क है ना आपकी। अब इस डिस्क पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इधर लग रही है 6 न्यूटन की, और एक फोर्स इधर लग रही है 1.2 न्यूटन की। और एक फोर्स इधर लग रही है 1.2 न्यूटन की। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो दोनों फोर्सेस हो गई कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की इस तरह से। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो 6 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए तो कोई ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी ना, इस तरफ शायद लग रही होगी 6 न्यूटन की पिन पे। तो उसने पूछा है कि पिन पर कितनी फोर्स लग रही है, तो पिन पे 6 न्यूटन की फोर्स लगनी चाहिए और इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, ताकि ये 6 न्यूटन बैलेंस हो सके। तो पिन पे जो फोर्स लगेगी वो 6 न्यूटन की लगेगी, क्योंकि हमारी डायग्राम में 3 फोर्सेस मेंशन की हुई हैं, 2 कैंसिल आउट हो रही हैं। तो फिर तीसरी फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए पिन पर इतनी ही फोर्स लगनी चाहिए ताकि वो भी कैंसिल आउट हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, और जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो सारी की सारी जो है वो फोर्सेस कैंसिल हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए जो पिन है उस पर भी 6 न्यूटन की फोर्स है वो लगनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारी ये जो वर्कशीट है ये भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई। चलो जी, अब आगे काम शुरू करते हैं। हाँ, लेटअबल की चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहलाती है क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है, अब जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज क्या कहलाती है, क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। देखिए क्लोज वेक्टर ट्रायंगल में क्या होता है, क्लोज वेक्टर ट्रायंगल में ये होता है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम ए है, दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या है, बी है। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को जो है हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करें, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करें, तो आपने पहले ए बनाया, ए बन गया, फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ से आपने क्या बनाया, बी बनाया, बी बन गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि इन दोनों के पॉइंट्स को मिला देंगे, तो जब आप इन दोनों के पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये रिजल्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आर होगा वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। अच्छा, हमें किस तरह पता चलता है कि रिजल्टेंट है, हमें इस तरह पता चलता है कि जब आप हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एक ट्रायंगल बनती है।
और ट्रायंगल की वो साइड जिस पर टेल और टेल हो और इसकी दूसरी तरफ हेड और हेड हो। तो टेल और हेड वाली जो साइड है वो रिजल्टेंट होती है हमेशा। ट्रायंगल में वो साइड जिसके एक कॉर्नर पर टेल और टेल हो और दूसरे कॉर्नर पर हेड और हेड हो, वो साइड क्या कहलाती है? वो साइड जो है रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है हमेशा। ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि मैं आपको एक दूसरी ट्रायंगल बना के देता हूं लाइक दिस, मैंने आपको इस तरह से एक ट्रायंगल बना के दी, इस तरह से समथिंग लाइक दिस, ये ट्रायंगल बना के दी। अब इस ट्रायंगल में जरा एरो पे गौर करें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक है, ये तीन साइड्स हो गई। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों साइड में से ए बी सी में से कौन सी साइड रिजल्टेंट है। आपको मुझे बताना है कि इन तीनों साइड्स में से कौन सी साइड जो है वो रिजल्टेंट है ए बी सी में से। एहतिशाम और मोरी सही कह रहे हैं कि माइनस सी इसका रिजल्टेंट होगा, लेकिन फिलहाल अभी समझ लें इन तीनों में से कोई भी रिजल्टेंट नहीं है। देखें, अगर आप ये कर लें, आप कहेंगे भी ए प्लस बी बराबर है माइनस सी के, तो यही कह रहे हो ना भाई आप? सही ना? आप लोग यही कह रहे हो ना? पहले बताएं, ये जो मैंने लिखा है इससे एग्री कर रहे हैं आप लोग? यार आप लोग इतना तो कोशिश ये किया करें कि माइक अनम्यूट करके बोल लिया करें, चैट पढ़ना इतना मुश्किल होता है मेरे लिए। एक्चुअली चैट जो है दूसरी स्क्रीन पर आ रही होती है, मैं पैड पे पढ़ा रहा होता हूँ, तो चैट देखना बार बार लिखना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ये वजह है कि समटाइम्स आप लोग चैट कर जो होता है मैं पढ़ भी नहीं पाता उसे। तो थोड़ा माइक में अनम्यूट करके अपनी फटी हुई जो आपके गले की आवाज़ है उससे बोल लिया करें, थोड़ा सा एनर्जी खर्च कर लिया करें थोड़ी सी। तो बताएं कि जो a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी लिखा है, मैंने बात समझ में आ रही सब लोग? यस अब सर। अगर a प्लस बी बराबर है माइनस सी के, तो अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी और c को दल लें, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हुए? 0 के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों वेक्टर है ना, a b और c, तीनों का रिजल्टेंट मिला के 0 है। तीनों का रिजल्टेंट मिलाकर क्या है? 0 है। तो ये जो ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल में कोई भी साइड जो रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि तीनों वेक्टर्स मिलकर जो है 0 रिजल्टेंट बना रहे हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों वेक्टर जो है वो मिलकर रिजल्टेंट 0 बना रहे हो, यानी कि जिसमें कोई भी रिजल्टेंट ना हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी वेक्टर ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड रिजल्टेंट ना हो, बल्कि तीनों साइड्स का रिजल्टेंट 0 आ रहा हो। एक ऐसी वेक्टर ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड जो है वो रिजल्टेंट ना हो, बल्कि तीनों साइड्स का मिलाकर रिजल्टेंट 0 आ रहा हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को हम क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। हो गया क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। अब आगे चलते हैं। अब फर्स्ट करेंगे, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, और एक फोर्स ये लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फोर्स यूं लग रही है, एक फोर्स यूं लग रही है, और एक फोर्स यूं लग रही है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर तीन फोर्सेस लगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर तीन फोर्सेस लगे और वो तीनों फोर्सेस को प्लेनर हो, को प्लेनर मतलब मैंने कल बताया था, यानी कि एक ही प्लेन पर हो, यानी 2D में हो, 3D में ना हो। 3D में भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम 2D की बात कर रहे हैं।
तो किसी भी पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे जो कि कोप्लेनर हों और इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि इस वजह से ऑब्जेक्ट जो एक्सीलरेट ना कर रहा हो, बैलेंस्ड हो, तो फिर उन तीनों ट्रायंगल्स को जब आप हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे ना, तो हमेशा इस तरह से एक क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनेगी। हमेशा क्या होगा? हमेशा एक क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनेगी। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि when three coplanar forces acting on a point are in equilibrium, then they always form a closed vector triangle। इसका मतलब ये हो कि तीन फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, जो कि एक पॉइंट पे लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में भी हैं, यानी कि वो पॉइंट जो है एक्सीलरेट नहीं कर रहा है बल्कि इक्विलिब्रियम में है। तो अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पे लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो जब भी उनको आप हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे तो हमेशा जो है वो एक क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये सर, जो है, हाँ सर, बोलो। कोप्लेनर को आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, वो क्या होता है कोप्लेनर? कोप्लेनर को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट रुको। कोप्लेनर को मैं एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। तो कोप्लेनर का मतलब होता है कि ऐसी फोर्सेस जो कि सेम प्लेन पे लग रही हूँ, यानी कि 2D में लग रही हूँ। मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि अगर मैं काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको इमेजिन करना है आपके कमरे में ये ऑब्जेक्ट है, आपने एक धागा बांधा और ऊपर जो आपके कमरे की छत है ना, ये आपके कमरे की छत है, तो ले जाके यूं बांध दिया, धागा बांध दिया, और ये आपके कमरे का फर्श है नीचे, एक धागा यूं बांध दिया ले जाके। ठीक है, फिर आपके कमरे की दीवार है, ठीक है, तो आपने एक धागा बिल्कुल सीधा यूं ले जाके बांध दिया। अब देखें यहाँ पर जो है ना, ये धागा बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधा है, ये धागा बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधा है, और ये धागा बिल्कुल लेफ्ट पे एग्जैक्टली आपने ले जाके बांधा है दीवार पे। तो तीनों धागों में जो टेंशन है ना, ये कोप्लेनर है, यानी कि 2D में है ये 2D में है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपने छत से एक धागा यूं करके बांधे इस वाली दीवार पर, एक धागा इधर सामने वाली दीवार पे बांधे और एक धागा उधर उस वाली दीवार पे बांधे, तो ये सेम प्लेन में नहीं है, 3D में आ गए, ये 3D में। तो 2D में अगर आप फोर्सेस लगाए ना तो कोप्लेनर कहलाती है, यानी ये कोप्लेनर आ जाएगा सेम सरफेस पर। अब देखिए ऑनलाइन क्लास का ये नुकसान होता है, अगर ये हमारी फिजिकल क्लास हो रही थी तो मैं आपको बहुत आराम से समझा देता 2D और 3D का मतलब, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको 2D और 3D का मतलब समझा सकूं। अब ये समझ लें कि अगर फर्ज करें कि आपने अगर बोर्ड पर मैंने एक डायग्राम बनाई, जैसे बोर्ड पर मैंने डायग्राम बनाई है, तो फर्स्ट करो बोर्ड पर मैंने एक बंदे की ना शक्ल बनाई इस तरह से कर, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाई है। अब मैं बोलूँ उस बंदे की ऊंचाई बताओ भी कितनी है, आप बोलेंगे सर इस बंदे की ऊंचाई इतनी है। मैं कहूँगा इस बंदे की चौड़ाई बताओ, आप कहेंगे इस बंदे की चौड़ाई ये है भाई। लेकिन आपसे अगर कोई बोले कि बताओ इस बंदे की मोटाई बताओ कितनी है, तो आप इस बंदे की मोटाई नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी मोटाई नहीं है कोई। तो ये 2D है, ये सेम प्लेन पर, ये को प्लेनर आपने बनाई। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप एक इंसान को खड़ा कर दें कमरे में, तो उस बंदे की चौड़ाई भी नाप सकते हैं, ऊंचाई भी नाप सकते हैं, और उसकी मोटाई भी नाप सकते हैं, गहराई भी नाप सकते हैं, यानी कि तीनों डायमेंशन नाप सकते हैं। तो को प्लेनर फोर्स का मतलब है वो फोर्सेस जो कि 2 प्लेन पर हो, यानी कि उनकी ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन उनकी मोटाई ना हो कोई। हाँ भाई अलीश, कुछ कुछ समझ में आई बात? जी सर, आप ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसको हम कल इलेबरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, इस प्रिंसिपल को। ये 3 कोप्लेनर फोर्स वाले को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी मैथमेटिक्स है इसके अंदर ना, काफ़ी ज्योमेट्री है। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला आप इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है,
तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल की क्लास में।